आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण में पद परिचय। पद परिचय के अंतर्गत किसी भी शब्द का परिचय होता है जो वाक्य में प्रयुक्त होता है। यानी वाक्य में जब कोई शब्द प्रयुक्त हो जाता है तो वह अपने आप में एक पद बन जाता है। और हमें मालूम है कि हर वाक्य अलग अलग प्रकार के शब्दों से जुड़कर बना होता है। यानी एक स्वतंत्र शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तभी पद कहलाता है, और वाक्य में उस शब्द की सभी भूमिकाओं का परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। यानी वो उस शब्द से जुड़ी हुई समस्त जानकारियां बताना ही पद परिचय होता है। तो परिभाषा क्या है? सबसे पहले पद की परिभाषा। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द पद कहलाता है। पद परिचय क्या होता है? वाक्य में प्रयुक्त शब्द के भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि के परिचय के साथ ही वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों के साथ उसके संबंध का भी उल्लेख होता है। यही पद परिचय है। यानी एक तो उस शब्द की जानकारी कि भाई वो संज्ञा है, सर्वनाम है, कौन से लिंग का है, कौन सा वचन है, कारक कौन सा, ये सब उसकी जानकारी होती है। साथ ही उसका दूसरे शब्दों के साथ क्या संबंध है वही भी पद परिचय के अंतर्गत आता है। आगे बात करें तो पद परिचय कितने तरह से दिया जा सकता है। देखो, तो सबसे पहले संज्ञा पदों का पद परिचय दिया जा सकता है। अलग अलग उसमें संज्ञाओं के अलग अलग परिचय हैं कि भाई संज्ञा कौन सी है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है। लिंग बताया जाएगा, एक वचन बहुवचन बताया जाएगा। इसी तरह से सर्वनाम शब्दों का, फिर विशेषण शब्दों का, यानी जो भी विकारी और अविकारी शब्द हैं, पूरा जो हम पढ़ चुके हैं शब्द विचार का टॉपिक 6 भाग में हमने पढ़ा है। तो वो संपूर्ण जितने भी शब्द हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, फिर अव्यय शब्दों में क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द, विस्मय आदि बोधक शब्द, इन सब का अलग अलग हमें पद परिचय सीखना है कि भैया हमें प्रत्येक शब्द के लिए क्या क्या चीजें ऐसी है जो बतानी होती परिचय के अंतर्गत। तो सबसे पहले बात करें अपन संज्ञा शब्द का पद परिचय। तो संज्ञा शब्द के पद परिचय के लिए संज्ञा का भेद, लिंग, वचन, कारक तथा उस शब्द के क्रिया से संबंध को दिखाया जाएगा। यानी संज्ञा जो शब्द है उस संज्ञा का भेद कौन सा है, पहले तो ये बताना पड़ेगा कि ये शब्द संज्ञा है। फिर उसके बाद ये बताना पड़ेगा कि जातिवाचक है या भाववाचक है या व्यक्तिवाचक है। फिर उसके बाद लिंग बताना पड़ेगा, क्योंकि संज्ञा किसके लिए होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान, गुण अथवा भाव के नाम का को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा का लिंग भी होगा एक वचन या बहुवचन। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में होता है, जातिवाचक संज्ञाओं में होता है ना। तो उसके बाद में कारक, यानी वाक्य में किस तरह से उसके साथ कारक चिन्ह आया है, वो चिन्ह किस कारक का है वह बताना पड़ेगा। तथा उस शब्द का क्रिया से क्या संबंध है वो बताना पड़ेगा। जैसे कि एक वाक्य है, उदाहरण के लिए, राजेश ने रमेश को पुस्तक दी। तो यहाँ पर राजेश, रमेश, पुस्तक, ये 3 शब्द संज्ञाएं हैं। 3 शब्द क्या हैं? संज्ञाएं हैं। तो सबसे पहले अपन राजेश का पद परिचय देखते हैं। तो राजेश क्या है? संज्ञा है। रमेश संज्ञा है, पुस्तक संज्ञा। तो राजेश का पहला परिचय क्या है कि वो संज्ञा शब्द है। उसके बाद कौन सी संज्ञा है? राजेश क्या है? किसी व्यक्ति का नाम होता है। तो जब व्यक्ति का नाम है तो संज्ञा कौन सी लग जाएगी? अपने आप ही व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बात आती है कि राजेश व्यक्तिवाचक तो है, लेकिन ये पुरुष है या महिला है, तो पुल्लिंग हो जाएगा। एक वचन है या बहुवचन है, राजेश एक व्यक्ति है या बहुत सारे व्यक्ति हैं, तो ये एक वचन हो जाएगा। उसके बाद इसका कारक, राजेश के बाद प्रसर्ग क्या आया है? ने आया है। यानी राजेश ने पुस्तक दी है। तो राजेश ने, तो राजेश का पद परिचय हो जाएगा, उसमें ने के साथ कर्ता कारक है। यानी इसका चिन्ह तो है, कारक चिन्ह क्या है? ने, और उसका कारक कौन सा है? कर्ता, क्योंकि राजेश ने दिया है।
ये कार्य देने का किसने किया है? राजेश ने, इसलिए कारक कर्ता का लग जाएगा। और क्रिया कौन सी हो रही है? देना। पुस्तक दी गई है, तो दी क्रिया का कर्ता कौन है? राजेश। अब बात करते हैं रमेश की। तो रमेश भी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, और ये क्या है? ये कर्म है, ये इस वाक्य में कर्म है। तो कर्म का जुड़ाव होता है क्रिया के साथ, तो दी क्रिया का कर्म हो जाएगा। और उसके बाद इसके साथ चिन्ह कौन सा लगा है? इसके साथ लगा है को चिन्ह। तो को जो प्रसर्ग है वो आता है कर्म कारक के साथ। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध अधिकरण, ये सारे कारक आते हैं। कारक आगे पढ़ाएंगे भी, आगे अपने इस टॉपिक पर भी बात करेंगे कौन सा कारक क्या चिन्ह लेकर आता है ना। उसके बाद में बात करें अगली संज्ञा की। इसमें पुस्तक है। पुस्तक क्या है? संज्ञा है, जातिवाचक है, कोई भी पुस्तक हो सकती है। समस्त पुस्तकों को अपन पुस्तक ही कहते हैं। तो पुस्तक शब्द क्या है? जातिवाचक है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और कर्म कारक है। उसके बाद एक वाक्य उदाहरण के तौर पर और है, नेपाल चीन से हथियार लेता है। तो यहाँ पर संज्ञाएं पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी है। तो संज्ञाएं हैं, पहला है नेपाल, दूसरा है चीन और तीसरा है हथियार। तो नेपाल जो संज्ञा है वो व्यक्तिवाचक है क्योंकि देश का नाम है, पुल्लिंग है क्योंकि एक है, एक वचन है इसलिए एक है इसलिए एक वचन है, और कर्ता कारक है क्योंकि क्रिया करने वाला कौन है? नेपाल है। इसमें चीन क्या है? चीन भी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है क्योंकि देश का नाम है, पुल्लिंग है और एक वचन है, और अपादान कारक क्योंकि चीन से लिया है संबंध, अपादान से अलग। अपादान का चिन्ह क्या होता है? से अलग होने पर। अब अलग क्या हुआ है? चीन से हथियार अलग हुए हैं और नेपाल में मिले हैं, है ना। उसके बाद हथियार की बात हुई है। हथियार है संज्ञा, जातिवाचक है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, कर्म कारक है। आगे चलते हैं। सर्वनाम शब्द का पद परिचय। तो सर्वनाम में भी हमें सर्वनाम का भेद पता करना पड़ेगा। कौन सा शब्द है? पहले तो ये देखना पड़ेगा कि वाक्य में कौन सा शब्द सर्वनाम है। उसके बाद उसका भेद भी लगाना है, कौन सा प्रकार है। उसके बाद लिंग बताना है, वचन बताना है, कारक बताना है और क्रिया के साथ संबंध बताना है। उसके उपरांत यदि पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष या उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, तो ये भी बताना है। तो सबसे पहले उसमें उदाहरण आ जाएगा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। मैं क्या है? मैं पुरुष है। मैं क्या है? पुरुष है। मैंने बताया था सर्वनाम की कक्षा में कि भाई मैं उत्तम, तुम मध्यम और बाकी सब अन्य। तो मैं उत्तम है तो इसका मतलब मैं क्या है? उत्तम पुरुष है। और उत्तम पुरुष सर्वनाम का भेद होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। तो यहाँ पर मैं क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम के बाद ये क्या है? पुरुषवाचक है। और पुरुषवाचक में भी ये क्या है? उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष के बाद मैं चलता हूं, ता हूं लगा है, तो ता किसके साथ आता है? पुल्लिंग के साथ। यदि ये ती होता तो स्त्रीलिंग हो जाता। तो वाक्य बनता मैं तुम्हारे साथ चलती हूं। ती होते ही क्या हो जाता? स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग है, एक वचन है, चलता हूं, चलते हैं नहीं है, चलता हूं, इसलिए एक वचन है। और क्रिया चलता हूं, क्रिया का कारक को कर्ता कौन है? मैं चलता हूं। उसके बाद यह वही कार है, तो इसमें यह क्या है? सर्वनाम है। और सर्वनाम क्या है? निश्चयवाचक है। निश्चय, अनिश्चय, 2 सर्वनाम के प्रकार और हैं। और भी बहुत सारे हैं सर्वनाम में, आपने याद किए होंगे, नहीं याद किए हैं तो भाई मेरी क्लास जो सर्वनाम की थी वो फिर से देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया हुआ है सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से शब्द किस किस प्रकार में शामिल हैं। उसके बाद विशेषण शब्दों का पद परिचय। विशेषण शब्दों के पद परिचय के लिए विशेषण का प्रकार देखना है, कौन से प्रकार का विशेषण है। 6 प्रकार के विशेषण बताए हैं मैंने।
अवस्था देखनी है, कौन सी अवस्था में है, लिंग देखना है, वचन देखना है, और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए उसके साथ उसका संबंध का वर्णन करना है। जैसे हमारे वीर सैनिकों ने सब दुश्मनों का नाश कर दिया, तो सैनिक क्या है, वीर हैं, तो ये विशेषण है। ठीक है, उसके बाद दुश्मनों का, अब कितने दुश्मनों का किया, यहाँ आ गई विशेषता दुश्मनों की, सारे दुश्मनों का, सब दुश्मनों का नाश कर दिया। तो यह यहाँ पर अपने को शब्द मिले हैं वीर। वीर क्या है, विशेषण है। तो वीर होना गुण है, तो गुणवाचक है, और मूल अवस्था है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, और सैनिकों का गुण बताया गया है। वीर किसका गुण बताया है इसमें, सैनिकों का, क्योंकि सैनिकों ने वीर थे, उन्होंने दूसरे सब सैनिकों का नाश कर दिया। उसके बाद बात आती है सब। सब क्या है, विशेषण है, संख्यावाची है, मूल अवस्था में है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, और दुश्मन विशेष्य की संख्या का बोध कराता। यह सपेरा बहुत चतुर है, तो यह भी क्या है, विशेषण है, सर्वनामिक है, क्योंकि ये सपेरे की विशेषता बता रहा है। सपेरा क्या है, संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता बताने वाले सार्वजनिक नामिक विशेषण कहलाते हैं। पुल्लिंग एक वचन सपेरा संज्ञा की विशेषता है। ठीक है। चतुर, चतुर क्या है, विशेषण है, गुणवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, सपेरा है, विशेष्य का विशेषण। सपेरा जो विशेष्य है उसका विशेषण कौन है, चतुर। उसके बाद बात करते हैं क्रिया शब्द का पद परिचय। क्रिया शब्द में अपने को देखना होता है कि क्रिया का प्रकार क्या है, क्रिया का लिंग क्या है, वचन क्या है, वाच्य क्या है, काल और वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ संबंध, यानी सकर्मक क्रिया बतानी है, अकर्मक क्रिया बतानी है यदि है तो। जैसे राम ने रावण को मारा, जहां कर्म उपस्थित हो वहां क्रिया कौन सी होती है, सकर्मक होती है। सकर्मक दो तरह की होती है, एक कर्मक और द्विकर्मक, तो यहाँ ये भी पता लगा सकते हैं। उसके बाद यदि कर्म न हो उपस्थित तो क्या होगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो जैसे राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर क्या है, मारा जो क्रिया है, क्रिया ही देखनी है अपने को। क्रिया शब्द का पद परिचय पूछा है तो क्रिया देखनी है, ना तो संज्ञा देखना है उसमें, ना विशेषण देखना है, ना सर्वनाम देखना है, ना कारक देखना है। सबसे पहले अपना ध्यान किस पे जाएगा, क्रिया के मामले में क्रिया पर। तो मारा क्रिया है, सकर्मक है क्योंकि इसमें कर्म रावण को उपस्थित है, कर्म जहां उपस्थित होता है वहां क्रिया क्या हो जाती है, सकर्मक। उसके बाद मारा, किसने मारा, राम ने मारा। राम क्या है, राम है पुल्लिंग एक वचन, तो इस कर्ता की क्या है, क्रिया है। और राम ने रावण को मारा, यहाँ पर कर्ता भी है, और कर्ता के कर्म का प्रभाव, कर्ता के कर्म का प्रभाव क्रिया, कर्ता की क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, तो यहाँ पे कर्ता का प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए कर्तृवाच्य है। और कब मारा, पहले मारा भूतकाल में, तो काल का पता चल जाता है क्रिया में, मारा जो कार्य हो चुका। मारा क्रिया का कर्ता कौन है, राम है, और कर्म कौन है, किसे मारा, रावण को। तो उसके बाद आता है सवेरे मैं उठा, तो यहाँ पर उठना क्रिया है, और यहाँ पर क्या उठा, कुछ नहीं, तो यहाँ क्या का जवाब नहीं मिल रहा है, इसलिए अकर्मक क्रिया है। पुल्लिंग है क्योंकि मैं के साथ है, एक वचन है, कर्तृवाच्य है, और भूतकाल है। उठा क्रिया का कर्ता कौन है, मैं है। तो अव्यय शब्दों का पद परिचय कैसे होगा, अव्यय शब्द चूंकि लिंग वचन कारक आदि से प्रभावित नहीं होते हैं। बाकी तो देखो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये चारों क्या होते हैं, लिंग वचन कारक काल आदि से प्रभावित होते हैं, लेकिन अव्यय शब्द क्या होते हैं, इनसे प्रभावित नहीं होते। अतः इनके पद परिचय में केवल अव्यय शब्द का प्रकार और उसकी विशेषता या संबंध ही बताया जाएगा। अब भाई जिसको अव्यय शब्द के बारे में पता नहीं है, अविकारी शब्दों का पता नहीं है, वो मेरी पिछली क्लास को देखे, उसको पूरा देखे और सुने और समझे, ताकि अव्यय शब्दों के बारे में उनकी जानकारी का विस्तार हो जाए। वो प्रत्येक शब्द को प्रत्येक प्रकार के हिसाब से छांटना और पकड़ना सीख जाए। अगर नहीं सीखेंगे तो आगे पद परिचय का टॉपिक भी उनके लिए असंभव हो जाएगा। क्रिया विशेषण का पद परिचय, भाई अव्यय का ही प्रकार है क्रिया विशेषण, तो सबसे पहले भेद और क्रिया की जानकारी होनी चाहिए। जैसे श्याम वहां गिरा था,
तो यहाँ पे क्रिया विशेषण क्या है, क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है, वहां शब्द। क्रिया से पहले वाला जो शब्द है वो वहां है, तो वहां शब्द क्रिया की विशेषता बता रहा है। अब वहां क्या है, एक जगह के लिए इंगित कर रहा है, एक जगह के बारे में बता रहा है, तो ये जो है क्रिया विशेषण स्थानवाचक हो जाएगा। और ये किसको बता रहा है, ये गिरने की जो क्रिया है उसको बता रहा है, उसके लिए स्थान का निर्देश कर रहा है। मैं रोज सवेरे प्राणायाम करता हूँ, तो यहाँ पर विशेषता क्रिया की क्या है, प्राणायाम करता हूँ। प्राणायाम करने की क्रिया कब हो रही है, रोज सवेरे हो रही है, ठीक है। तो रोजाना हो रही है ना, इसलिए क्रिया विशेषण है, कालवाचक है। प्राणायाम क्रिया का समय है, उसकी विशेषता बता रहा है। तो दूसरा अव्यय शब्द है समुच्चय बोधक। पहला हो गया क्रिया विशेषण, दूसरा हो गया समुच्चय बोधक। भेद और जिन दो शब्दों को मिला रहा हो, इसमें क्या होता है, समुच्चय बोधक में समानाधिकरण और व्यधिकरण दो प्रकार के होते हैं, तो उनका उल्लेख अपने को करना होता है। सीता और गीता, अब ये जो और है ये किन दो शब्दों को मिला रहा है उसके बारे में बताना है, तो ये सीता और गीता शब्दों को मिला रहा है, तो ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक में संयोजक अव्यय मान लिया जाएगा, कहा जाएगा। उसके बाद में बात करें तो संबंध बोधक। संबंध बोधक भी अव्यय होते हैं, भेद और जिससे संबंध है उसके बारे में बात बताई जाएगी। ट्रेन समय से पहले आ गई, से पहले आ गई, आना क्रिया है और उसकी विशेषता क्या है, से पहले। किससे पहले आ गई, समय से पहले। और किसकी बात है, ट्रेन की। तो से पहले कालवाचक संबंध बोधक है, अव्यय है। ट्रेन संज्ञा के समय की विशेषता है, ट्रेन जो है संज्ञा है, और कालवाचक संबंध बोधक अव्यय है, से पहले। ये जो विशेषता बता रहा है ये किसकी बता रहा है, ट्रेन की विशेषता बता रहा है। उसके बाद अव्यय आता है विस्मय आदि बोधक। विस्मय आदि बोधक में भेद या भाव का नाम बताते हैं, किस तरह का भाव प्रकट हुआ है। वह कितना सुंदर है, तो ये वह जो है ना, ये कौन सा सूचना दे रहा है, ये खुशी की सूचना दे रहा है। अगर ये होता हाय, तो हाय क्या होता है, दुख की सूचना हो जाती है, अरे ये आश्चर्य या दुख की सूचना हो जाती। तो साथियों, पेटन इंफोसिस की अब तक की जितनी भी व्याकरण की, ग्रामर की, हिंदी की कक्षाएं हुई हैं, उन सबको आप रेगुलर देखिए। जो चीज आपको नहीं समझ में आई है उनको समझिए। समझने के बाद मेरा प्रयास रहता है कि मैं प्रत्येक दिन एक 50 क्वेश्चन की मैराथन अपलोड करूं, जिससे कि आपको यहाँ कक्षा में प्रैक्टिस करने के बाद वहां पर प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को मजबूत करें, अपनी तैयारी को परखें और ये जाने कि आपने कक्षाओं से कितना सीखा है, आपकी हिंदी की व्याकरण जो है कितनी मजबूत हुई है। क्योंकि हिंदी और इंग्लिश बहुत सारी परीक्षाओं में आधारभूत विषय होते हैं, टीचिंग के सब्जेक्ट्स भी होते हैं, तो वे विद्यार्थी भी इन कक्षाओं का आनंद लेकर इन चीजों से सीख सकते हैं। अब होता क्या है विद्यार्थियों कि हम जो कठिन चीजें होती है, जो बड़ी चीजें होती है, जैसे छंद है, अलंकार है, रस है, इनको तो हम सीरियसली लेकर पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, जब तक समझ में ना आए तब तक पढ़ते रहते हैं और पढ़ते ही रहते हैं। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, जिनसे कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन लगभग पेपरों में पढ़ते हैं, जहाँ सब्जेक्ट के तौर पे आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, अव्यय, क्रिया विशेषण, इन सबसे प्रश्न पढ़ते हैं। अब होता क्या, हम इनको ये समझ के छोड़ देते हैं कि ये तो आसान है, ये तो कभी भी कर लेंगे, ये तो हो चुके। इनके उदाहरण भी देखते नहीं है, इनके पीवाईक्यू भी नहीं देखते हैं, इनकी क्लासेस नहीं देखते हैं, इनके शब्दों की अपन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से होता ही है कि इनके क्वेश्चन हम आते हुए भी गलत कर देते हैं और हमारे निगेटिव क्वेश्चंस ज्यादा चले जाते हैं। और जब निगेटिव चले जाते हैं ना, तो सबसे बड़ा धोखा उस विद्यार्थी को होता है जिसके नंबर आधा या पाव पौना ऐसे कम रह जाता है, कट ऑफ से जस्ट पाव नंबर पीछे रह गए। क्यों रह गए? क्योंकि उसने संज्ञा का टॉपिक दोबारा नहीं पढ़ा। जीवन में कोई 5 साल से नहीं पढ़ रहा है उसको, कोई 10 साल से नहीं पढ़ रहा है। उनको लग रहा है कि संज्ञा इसका मतलब जाति, व्यक्ति, भाव। अब ये भूल जाते हैं कि भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनानी है, व्यक्तिवाचक से भाववाचक कैसे बनाएंगे, जातिवाचक से कैसे बनाएंगे,
सर्वनाम से कैसे बनाएंगे, विशेषण से कैसे बनाएंगे, ये जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक प्रश्न गलत होंगे, निश्चित रूप से गलत होंगे। क्योंकि प्रश्न सीधा सीधा आता है, निम्न में से, निम्न शब्दों में से भाववाचक संज्ञा को सही कीजिए। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो जब तक हम इन छोटी छोटी चीजों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मेरे साथ नहीं जुड़ेंगे, तब तक आपका कोई भला नहीं हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को देखें, पसंद आए तो लाइक करें, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको कमेंट में जरूर लिखें और मुझ तक पहुंचाएं, ताकि मैं उन पे ध्यान देकर अगली वीडियो में उन चीजों को शामिल कर सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद।